अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप हमारा यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स लॉ अकेडमी को देख रहे हैं। आज की वीडियो एलएलबी पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बहुत सारे सवालात किए और इस एज में जो है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं और बच्चों को जो है ना काफ़ी मिसकंसेप्शंस और क्यूरीज होती हैं। तो उनको जो है ना मैंने यहाँ पे एड्रेस किया है कि आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों की तैयारी कैसे करनी है, कौन-कौन सी बुक्स से आपने तैयार करना है, किस तरह से आपने पेपर की लेंथ को इंक्रीज़ करना है, किस तरह से आपने पेपर तैयार करना है, किस तरह से पेपर प्रेज़ेंट करना है और कितने पेजेज़ पे क्वेश्चन होना चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चंस थे उनको वन बाय वन हमने यहाँ पे आंसर करने की कोशिश की है। देखिए यहाँ से बात मैं बताता चलूँ कि ज़ीरो से स्टार्ट आपने कैसे लेना है। अब जो हमारे मोस्टली सिंध के बच्चे हैं या जो हमारे एफएससी के बच्चे हैं तो उनका जो है ना इस लिटरेचर की बुक्स को या पॉलिटिकल साइंस को, फिलॉसफी को पढ़ने का इतना रुझान नहीं होता और फिलॉसफी की बुक्स काफ़ी लेंथी भी होती हैं, वोकैब्युलरी भी टफ होती है। तो इसीलिए बच्चे को जो है ना समझ नहीं आती। तो आप अब तक जो आपने किया है वो आपने जो है ना रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किया होगा कि कुछ समझ आ जाए। लेकिन अब आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएँ तो आपने क्वेश्चंस को शॉर्ट लिस्ट करना है। हर पेपर के पास पेपर्स उठाएँ, आपको पीयू की वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएँगे और वहाँ से जो है ना आपने इनको शॉर्ट लिस्ट करते जाना है। अब आपने पास पेपर्स में से जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो ले लेने हैं, 5 से 7 या 10 ले लें मैक्सिमम, ठीक है? और 5 से 7 उसके अलावा उन 10 के अलावा जो है ना अपने टॉपिक्स में से ले लें कि यहाँ से जो इम्पोर्टेंट जो टीचर्स ने बताए हैं वो ले लें। इस तरह से आपका 17 टू 15 का क्वेश्चन बैंक बन जाएगा हर सब्जेक्ट का और आप उनको जो है ना मुख्तलिफ सोर्सेज़ से प्रिपेयर करना स्टार्ट करें और पेपर आपका मोस्टली उन्हीं में से आ जाता है क्योंकि 100% चॉइस इज़ अवेलेबल। सो वहाँ पे 5 सवाल तो ऐसे आ ही जाते हैं जो आपने 15 किए होते हैं, उन्हीं में से 5 आ जाते हैं, ठीक है? और उसमें जो है ना आपने फिर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हीं के नोट्स बनाना स्टार्ट करने हैं। आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी सारे बच्चे जो है ना कंप्लीट डाटा लिखते हैं, काफ़ी सारे साइनॉप्सिस और हेडिंग्स लिखते हैं। अब हेडिंग्स के लिए या साइनॉप्सिस बनाने के लिए या एक अपनी आउटलाइन डेवलप करने के लिए 2 से 3 पेजेज़ की आपको क्या करना है, आपको 3 सोर्सेज़ के ऊपर रिलाय करना है। एक यूट्यूब के ऊपर। अब यूट्यूब क्यों? क्योंकि यूट्यूब जो है ना आज इंटरनेट वर्ल्ड है तो यूट्यूब के ऊपर आपको मैक्सिमम अपडेटेड डाटा मिल जाता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता क्योंकि जो एक क्वेश्चन की डिमांड होती है वो उधर वो फुलफिल्ड नहीं होती। काफ़ी जगहों पे आप यहाँ पे देखेंगे। सो आपने क्या करना है, आपने 2 से 3 सोर्सेज़ के ऊपर रिलाय करना है। एग्ज़ैक्टली सिर्फ़ यूट्यूब के ऊपर रिलाय ना करें क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ना मेन जो डाटा होता है क्वेश्चन का वो मिसिंग होता है, ठीक है? सो आपने यूट्यूब को देखना है, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और लेमैन लैंग्वेज में आपको चीज़ें समझ आ जाएँगी, ठीक है? जब आपको समझ आ जाती है तो काफ़ी सारी चीज़ें आप खुद भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है? और उस क्वेश्चन की लेंथ को बढ़ा सकते हैं, ये आपके लिए इसलिए बेनिफिशियल होगा। फिर आपने रिकमेंडेड बुक एक देख लेनी है कि यूट्यूब पे जो हेडिंग्स अवेलेबल हैं, उनके अलावा रिकमेंडेड बुक्स पे कौन-कौन सी हेडिंग्स हैं। सो आपने 2-4 हेडिंग्स वहाँ से भी ले लेनी है। फिर कोई एक अकेडमी के या किसी फ्रेंड्स के आपके नोट्स होंगे, आपने वो टैली कर लेने हैं। उन नोट्स में भी जो आपको 1-2 हेडिंग्स और मिलती हैं ना एक्स्ट्रा, आपकी बनाई हेडिंग्स के अलावा, आप वो भी ले लें और इसी तरह आप अपनी जो है ना क्वेश्चन बैंक को तैयार कर लें और अपनी एक पूरी आउटलाइन बना लें। उसी को अभी से तैयार करना स्टार्ट करें, ताकि जब आप पेपर में बैठें तो आपकी प्रैक्टिस उन चीज़ों की इतनी हो चुकी हो कि वो आपकी फिंगर टिप्स पे हों और वो आपको भूलें ना, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैंने बता दिया कि साइनॉप्सिस में ही लिखना है। अब क्वेश्चन की लेंथ के ऊपर बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन की जो लेंथ है, वो 9 से 10 साइड्स की होती है ऑलमोस्ट, ठीक है? जिसमें इंट्रोडक्शन भी आपका होना चाहिए, कंक्लूजन भी होनी चाहिए, फिर कोई अगर डायग्राम आती है, तो डायग्राम का टच भी लाज़मी दें। सब हेडिंग्स को भी एक्सप्लेन करें, ताकि आप जो है ना किसी भी पॉइंट को छोड़ें ना और आप पेपर चेकर को पूरा सैटिस्फाई करके आएँ। उसके बाद आते हैं सोर्सेज़ फॉर द प्रिपरेशन। तो काफ़ी बच्चे जो है ना एन सीरीज़ यूज़ करते हैं, काफ़ी रिकमेंडेड बुक्स यूज़ करते हैं। सो मैं आपको बता देता हूँ, अब एन सीरीज़ जो है उसमें भी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपके पेपर्स में पूछा जाता है, पूरा डाटा अवेलेबल नहीं है और वोकैब्युलरी भी बहुत मुश्किल है। काफ़ी जगहों पे उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी गलत हैं एनसीडीज़ के, ठीक है? जो मैंने देखा है। और कुछ अच्छा उसके बाद रिकमेंडेड बुक्स पे आते हैं, तो रिकमेंडेड बुक्स काफ़ी लेंथी हैं। अब वो काफ़ी लेंथी कैसे हैं? वहाँ पे पूरा डाटा नहीं मिलता। वहाँ पे हमें एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए 26 से 30 पेजेज़ गुज़रने पड़ते हैं और हमारे काम की चीज़ें कोई आ रही होती हैं 5 से 6 हेडिंग्स, ठीक है? सो आपने एक रिकमेंडेड बुक ले लेनी है, वहाँ से चीज़ें शॉर्ट लिस्ट कर लेनी है, फिर यूट्यूब से देखना है, थोड़ा-सा गूगल से टैली करना है और जो रिकमेंडेड बुक में कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, उसको आपने गूगल या यूट्यूब के ऊपर डालना है, तो वो आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करके बता देंगे। अगर वो नहीं कर सकते, तो अपने किसी टीचर से भी पूछ लें, ठीक है? इस तरह से आपने इसको जो है ना तैयार करना है, ठीक है? अब जो आपने यहाँ पे हेडिंग्स कुछ जो है ना यूट्यूब की डाल दी, कुछ जो है ना आपने मिक्स अप करके एक बुक से डाल दी और कुछ अपने किसी दोस्त के नोट्स या किसी अकेडमी के नोट्स से डाल दी, तो आपका जो डाटा है वो डाइवर्सिफ़ाइड होगा और वो 3-4 सोर्सेज़ से होगा और फिर जब आप उसको सिंगल क्वेश्चन में कंपाइल करेंगे, तो वो इतना हो जाएगा कि वो 9 से 10 साइडें आप ईज़िली लिख पाएँ, ठीक है? उसके अलावा अपने माइंड में भी चीज़ों को तैयार करें क्योंकि आपका जो माइंड है, काफ़ी टाइम्स ये होता है कि आप जो क्वेश्चंस पढ़ रहे होते हैं, वो हमने क्या करना है, हमने जाना है पेपर में, तो हमें काफ़ी टाइम्स ये भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है कि वो भूल जाती हैं चीज़ें। अब जब भूल जाती हैं, तो फिर बंदे का कॉमन सेंस इतना होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को देख के उसके माइंड में क्या-क्या हेडिंग्स आ रही हैं, क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या-क्या इंटरप्रिटेशंस आ रही हैं, ठीक है? क्या-क्या उसके माइंड में जो है ना चीज़ें रिकॉल होना स्टार्ट हो रही हैं। सो वो भी वहाँ पे लिखना और उनको इंटरप्रेट करना भी जानता हो बच्चा, तो फिर जो है ना वो अच्छे से पेपर को जो है ना अटेम्प्ट कर सकता है।
ठीक है? उसके बाद जनरल गाइडलाइंस हैं, तो मैंने आपको बताया है कि आपने क्वेश्चन जो है ना 15 टू 17 क्वेश्चन्स का क्वेश्चन बैंक तैयार करना है, ठीक है? कैसे तैयार करना है? वो आपने पास्ट पेपर्स ले लेने हैं 5 साला वो आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएँगे पीओ की, वहाँ से आपने रिपीटेड जो क्वेश्चन्स हैं 8 से 10 वो एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपने 5 से 4 क्वेश्चन्स जो है ना टीचर्स के बताए हुए जो वेरी इंपॉर्टेंट टीचर्स बताते हैं वो भी एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं। अगर यही कर लेते हैं तो भी इनफ है, इसमें से कोई एक आधा क्वेश्चन फिर छूट जाता है तो उस रिस्क को भी अवॉइड करने के लिए आप 2 से 4 वहाँ पे एक्स्ट्रा भी कर लें, तो टोटल कोई 15 टू 17 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक बनेगा। वो आप जो है ना बनाएँ, उनके क्वेश्चंस लिखें और उसी को जो है ना तैयार करना स्टार्ट कर दें, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और आपको ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी भी फेस करने को नहीं मिलेगी और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है? अब फिर आपने क्या करना है, फिर मोस्टली जो हम मार्क आते हैं ना पार्ट 1 के पार्ट 2 के बच्चे, तो वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मार्क आते हैं। पहले क्वेश्चन को वो 14 शीटों के ऊपर 14 साइड्स के ऊपर लिख लेते हैं। आगे उनके पास अगर डाटा आता भी होता है तो स्पेस कम होती है या फिर उनका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा होता, तो आखिरी क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें फिर रह जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने टाइम मैनेजमेंट अभी से कैलकुलेट करना स्टार्ट करनी है कि 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो एक क्वेश्चन को 3 आवर्स में से आप डिवाइड करें 5 के ऊपर, तो आपके पास 30 से 35 मिनट जो बचते हैं, वो आपने उसी अलॉटेड टाइम में करना है, ठीक है? अलॉटेड टाइम में करेंगे तो आपकी जो है ना फिर प्रॉपर प्रेजेंटेशन के ऊपर भी फोकस कर पाएँगे। प्रेजेंटेशन बेशक आप टीचर्स को चेक भी करा लें, उसमें कोई कमी पेशी है तो आप इम्प्रूवमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करें। ये ना हो कि आप इस चीज़ के ऊपर रहें कि जी हम इन इन द एंड ही करेंगे और एंड पे फिर आपको चीज़ें जो है ना आना ही स्टार्ट ना हो या चीज़ें डिफ़िकल्ट लगना स्टार्ट हों या आप पहली दफ़ा वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे मिस्टेक्स होंगी। सो मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए इसी प्रैक्टिस को आप जो है ना अभी से स्टार्ट करें। ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना इंपॉर्टेंट है कि डाटे के साथ-साथ आपको टाइम मैनेजमेंट भी आनी चाहिए कि आप 35 मिनट में अपने पूरे क्वेश्चंस को प्रेज़ेंट कर पाएँ क्योंकि मोस्टली बच्चों को फिर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यही इश्यू आता है कि उनके आखिरी क्वेश्चंस रह जाते हैं या सही से अटेम्प्ट नहीं हो पाते या कुछ क्वेश्चंस में वो लेंथ ज़्यादा कर जाते हैं, कुछ में कम कर जाते हैं। तो इस तरह से फिर जो है ना पेपर चेकर के माइंड के ऊपर इम्पैक्ट भी नेगेटिव जाता है, उसका कोई इमेज भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है? उसके बाद प्रेज़ेंटेशन के बाद आपने क्या करना है कि प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आपका कंक्लूजन होनी चाहिए, ठीक है? डायग्राम अगर कोई बनती है तो वो आपने बनानी है। देखिए ना जैसे सोर्सेज़ ऑफ लॉ है, अब सोर्सेज़ ऑफ लॉ की काफ़ी डायग्राम बन सकती है, उसको डायग्रामिकली हम एक टच दे सकते हैं, ठीक है? सो इस तरह से डायग्राम्स भी बनानी है, फिर उसकी टर्म्स और सब टर्म्स भी एक्सप्लेन करनी है क्योंकि देखें टर्म्स तो होती हैं, मेन टर्म्स या मेन हेडिंग्स जितनी आपकी ज़्यादा होंगी, अच्छी होंगी, क्वालिटी मटीरियल होगा, कटिंग नहीं होगी, अच्छी प्रेज़ेंटेशन के साथ डेवलप्ड वे में वो रिप्रेज़ेंटेड होंगी, तो उतना वो अच्छा होगा। लेकिन उनकी सब टर्म्स को भी आपने एक्सप्लेन करना है, ताकि जो है ना ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट ना हो कि कुछ चीज़ें आपकी वहाँ पे मिस हो जाएँ, जो कि पेपर चेकर आपका देखना चाह रहा था, ठीक है? सो जब आप ये चीज़ें करेंगे, तो मेरे ख़्याल से आपका पेपर जो है ना अच्छा भी जाएगा, वो उसकी लुक भी अच्छी होगी, वो डिफरेंट डाइवर्सिफ़ाइड मटीरियल्स के साथ भी जुड़ा होगा, ठीक है? और पेपर चेकर उसको इंटरेस्टिंगली चेक भी करेगा और फिर आपके नंबर्स भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जो है ना अच्छे आते हैं, ठीक है? उसके बाद अटेम्प्ट कैसे करना है? अब देखिए मैंने आपको बताया ना टाइम मैनेजमेंट सीखें आप। टाइम मैनेजमेंट से आपको क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख लेते हैं, तो आप बेशक पहले पेज के ऊपर अपने क्वेश्चन की कंप्लीट आउटलाइन ड्रॉ कर लें कि आपने इसमें सब हेडिंग्स क्या देनी है, मेन हेडिंग्स आपकी क्या होंगी, ठीक है? आप इसमें कौन से डायग्राम्स बनाएँगे, क्या-क्या इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, क्या-क्या पॉइंट्स होंगे, तो वो एक पेज के ऊपर आप उसकी आउटलाइन भी पहले पेज के ऊपर बना सकते हैं, ठीक है? उससे आपके पेपर चेकर को पहले पेज के ऊपर ही पता चल जाएगा कि आपने क्या लिखना है। अगर तो टाइम मैनेज नहीं हो सकता तो फिर आप जो है ना आउटलाइन को अवॉइड करें लेकिन आप अपने पेपर की प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस्ड रहें, ठीक है? अपनी राइटिंग के ऊपर, अपने मटेरियल के ऊपर क्योंकि जितना आपका मटेरियल क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज़ दोनों वाइज़ अच्छा होगा, उतना आपके मार्क्स अच्छे आएँगे, ठीक है? उस इसीलिए मैंने कहा है कि डिफरेंट बुक्स में जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ईज़ी करके समझें और खुद से जो है ना उनके नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको जो है ना लिखने में भी आसानी होगी और बाकी भी चीज़ें आपकी आसान रहेंगी और आइडियल लेंथ जो आपके पेपर की एक क्वेश्चन की है, वो 9 टू 10 साइड्स है, ठीक है? सो आपने ये नहीं देखना कि एक की 14 पे तो दूसरे की फिर कम कर दें, तो इस तरह से फिर इमेज भी नेगेटिव जाता है और इस तरह से कोई बच्चे की जो है ना कॉम्पिटेंसी के ऊपर भी कुछ सवालात आ सकते हैं फिर। इसीलिए आपने हर क्वेश्चन की लेंथ को अच्छा रखना है, 9 टू 10 साइड्स के ऊपर मैनेज करना है, ठीक है? जितना भी आपका डाटा है मेन-मेन आप वहीं पे ही डाल के देखें और आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कुछ टेक्नीक्स होती हैं कि वो आपने ना मेन 2 क्वेश्चन्स अच्छे लिख लिए तो आपको 1 क्वेश्चन नहीं आता तो वो 3rd नंबर पे लिखें क्योंकि पहले 2 नंबर के क्वेश्चन्स आपके अच्छे गए हैं। ठीक है, वो आपके उस टाइप के गए हैं कि आपके पेपर चेकर ने आपको 16-16, 17-17 भी मार्क्स वहाँ पे दिए हैं, इतना आपने अच्छा डाटा लिखा था। तो आपको अगर एक क्वेश्चन नहीं आता तो उसको आप तीसरे नंबर पे लिख लें, क्योंकि पेपर चेकर के माइंड में एक इमेज जा चुका होता है, तो वो फिर उसमें से ज़्यादा नंबर डिडक्ट नहीं करता और वो आपकी बचत हो जाती है, ठीक है? फिर लास्ट पे आपके 2 अच्छे क्वेश्चन्स आ जाएँ, तो इस तरह से आपकी जो है ना पेपर
आपकी लेंथ भी अच्छी रहेगी, इस तरह से आपका पेपर अच्छा भी रहेगा, ठीक है? ये तो आपके तमाम सवालात थे जिनके ऊपर बच्चों ने मेरे से सवालात पूछे और मैंने यहाँ पे आंसर किए हैं। फ़र्दर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो है ना हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकता है या फिर जो है ना आप इधर ही कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरीज़ को छोड़ सकते हैं, हम यहाँ पे आपको आंसर कर देंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपना ख़्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।